तो ये आज जो है ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लास्ट चैप्टर है और चौथा घंटी है। और ये लास्ट टॉपिक है आपका अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो अनुकूलन क्या होता है, अभी मैं बताया हूं कि अनुकूलन जो होता है जीवों का एक गुण होता है, जिस गुण के कारण जीव जो है बदलते हुए वातावरण में अपने आप को परिवर्तन करता रहता है, अनुकूलित होता रहता है। अगर जीव अपने बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप बॉडी में परिवर्तन नहीं लाए, चेंज नहीं लाए, तो जीव जो है सो मर जाएगा। जैसे कि गर्मी आती है तो गर्मी के अनुसार जो है हमारा बॉडी क्या हो जाता है, ढल जाता है। ठंडा आता है तो ठंडा के अनुसार हमारा बॉडी ढल जाता है। ठंडा सहन करने की क्षमता, गर्मी सहन करने की क्षमता सभी जीवों में आ जाती है। और कुछ जीव जो अनुकूलित नहीं होते हैं वह अब इस वातावरण को छोड़ के अगले वातावरण में चले जाते हैं, नहीं तो इस वातावरण में अनुकूलित नहीं रहेंगे तो वो मर जाएंगे। तो अनुकूलन जो है जीवों का एक ऐसा विशेष गुण है जो संरचना और एक कार्यकी के विशेषताओं द्वारा वातावरण में रहने की क्षमता प्रदान करता है। प्रत्येक जीव में अनुकूलन अलग अलग होता है। ऐसे अभी हम लोग गर्मी के मौसम में जी रहे हैं तो गर्मी के अनुसार जो है अनुकूलित हो रहे हैं, एसी, कूलर, पंखा इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। उस गर्मी के अनुसार अपने बॉडी को ढाल रहे हैं ना, सभी जीव अपने आप को ढाल रहा है। अब ठंडा आएगा तो ठंडा में हम जैकेट, कंबल, रजाई इत्यादि का प्रयोग करेंगे अनुकूलित होने के लिए। तो यही हुआ अनुकूलन। जो जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं अनुकूलित कर पाता है वह जीव मर जाता है, अनुकूलित नहीं कर पाता वह जीव धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। डायनासोर जो है सो विलुप्त होने का उसका एक कारण यह भी माना जाता है कि जब वातावरण में परिवर्तन हुआ तो डायनासोर के बॉडी में अनुकूलित होने की क्षमता थी ही नहीं। डायनासोर को विलुप्त होने का कई कारण है, उसमें से एक कारण ये भी है कि वह वातावरण के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को वह नहीं ढाल पाया और जिसके कारण वह मर गया, धीरे धीरे वह विलुप्त हो चुका। तो अनुकूलन के अनुसार रेगिस्तान में जो है सब दिन जो है गर्मी ही रहती है। वहाँ के जो जीव होते हैं, पौधे, जंतु, वो हमारे यहाँ के जंतु से बिल्कुल भिन्न होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर क्या है, ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसका जो है बॉडी में कुछ अनुकूलताएं पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान यानी ऊंट के बॉडी में पाए जाने वाला कुछ विशेषता मैं बताता हूं। सबसे पहला, रेगिस्तान बालुई जगह होती है, पहाड़ी इलाका होती है। उसका पैर जो होता है चौड़ा होता है, गद्देदार, मोटे और गद्देदार होता है, ताकि बालू पर चलने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। बहुत घोड़ा के तुलना में ऊंट जो है वह रेगिस्तान में बहुत तेजी से चल सकता है, इसीलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, समझे। ऊंट में जो है एक और पानी, जल को स्टॉक करने की क्षमता अधिक होती है। वह कई दिनों तक बिना पानी पिए, बिना भोजन खाए जीवित रह सकता है। ऊंट के कुबड़ में फैट, वसा संचित होता है जो विपरीत परिस्थिति में उसको भोजन का काम करता है, समझे। ऊंट के पलक जो होता है सब बड़ा होता है और उसके इस पर बाल होते हैं जो धूल कण से उसको बचाता है, समझे। ऊंट क्या मुंह में जो होता है से गर्मी ज्यादा होती है जो वह कंटीले भोजन को भी खा सकता है। ये सब ऊंट में पाए जाने वाली अनुकूलता। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो पौधे पाए जाते हैं तो रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं उसकी अनुकूलता अलग अलग होती है। जैसे रेगिस्तान में मुख्य रूप से नागफनी जान रहे हैं, रेगिस्तानी पौधे होते हैं नागफनी, उसकी अनुकूलता हमारे यहाँ के पौधे से अनुकूलता भिन्न होती है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ऐसे ये टॉपिक मेन है आपको, रेगिस्तानी पौधे की अनुकूलता। इसकी जड़ें लंबी होती है। रेगिस्तानी पौधे जो भी होती है उसका जड़ बहुत गाढ़ा में जाता है। इसका पत्तियां जो होती है मोटे और गद्देदार होते हैं ताकि जल का संचय हो सके। इसके
पत्ती में जो होते हैं रंध्र बहुत ही कम होते हैं, या रंध्र धंसे होते हैं, या इसके पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो पौधे का क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। सबसे पहले अनुकूलन जान गए, लिखा दिए। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। एक लिखेंगे अस्थायी अनुकूलन, अस्थायी अनुकूलन, अनुकूलन, और दूसरा है अस्थायी अनुकूलन, अस्थायी अनुकूलन, अस्थायी अनुकूलन। तो अस्थायी अनुकूलन क्या है पहले समझ लीजिए कि अस्थायी अनुकूलन जो होता है वातावरण के परिवर्तन से या जीव अपने प्रैक्टिस से, अपने मेहनत से जीवों में जो परिवर्तन आता है, जो विशेषता आती है, उसको कहा जाता है अस्थायी अनुकूलन। अस्थायी अनुकूलन हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। वातावरण चेंज तो ये अनुकूलन चेंज, समझे। गर्मी में कुछ ऐसे चीज होता है जो हमको खाने में बहुत अच्छा लगता है, वही चीज ठंडा में खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मौसम चेंज हो गया तो हमारा अनुकूलन भी क्या हो गया, बदल गया। तो यह हुआ अस्थायी अनुकूलन, समझे। अब देखिए कुछ ऐसे अनुकूलन जो हमेशा के लिए हमारे बॉडी में रहता है, वह उस पर वातावरण के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसे कहते हैं अस्थायी अनुकूलन। यह अनुकूलन जो है जनन के माध्यम से अगले पीढ़ी में स्थानांतरण भी हो जाता है, समझे। तो ये होता है अस्थायी अनुकूलन, समझे। जैसे हमारे बॉडी में बोलने की तरीका, रहन सहन, खान पीन, उसके बाद ढांचा, ये सब जो है अस्थायी अनुकूलन। ये कभी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बदल सकता है क्या, हमारा चेहरा बदल सकता है क्या, नहीं ना। तो ये अस्थायी अनुकूलन हो गया। ये हो सकता है तो अगला पीढ़ी में स्थानांतरण भी हो जाएगा, समझे। तो ये अस्थायी अनुकूलन हो गया। तो ये अस्थायी और अस्थायी अनुकूलन हो गया। तो अस्थायी अनुकूलन हम आपको बता दिए कि यह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन अस्थायी अनुकूलन अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होती है, लेकिन अस्थायी अनुकूलन अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाती है। लेकिन अब हमको पढ़ना है, पौधे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जमीन पर उगने वाला पौधा, जल में उगने वाला पौधा, रेगिस्तानी जगहों पर उगने वाला पौधा। तो इस प्रकार पौधों को 3 श्रेणी होते हैं, समझे। तो ये पौधों के 3 श्रेणी है, लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे, लिखो वास स्थान के आधार पर, लिखो नीचे से टॉपिक बनाइए। वास स्थान के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। वास स्थान के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट। 2 में लिखेंगे जीरोफाइट, और नंबर 3 में लिखेंगे मीजोफाइट। देखिए इसको हिंदी में कहा जाता है जलोदभिद, जलोदभिद, जलोदभिद पौधा, समझे। जीरोफाइट इसको कहा जाता है मरूदभिद पौधा, और इसको कहा जाता है समोदभिद पौधा। देखिए हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। अब फाइट का मतलब होता है, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है, समझे। जीरो, जीरो का मतलब होता है शुष्क, गर्म। फाइट का मतलब होता है पौधा, यानी गर्म जगह पर, शुष्क जगह पर उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहता है। मीजो, मीजोफाइट, मीजो का मतलब होता है मरु, जमीन, सूखा हुआ जमीन, जो ना जहां पर ना अधिक जल हो ना जहां पर अधिक शुष्क हो, उसको मीजो बोला जाता है। फाइट माने पौधा, वैसे जगहों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, मीजोफाइट। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। वैसे पौधे जो जल में उगते हैं जलोदभिद पौधा कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं उसे जलोदभिद पौधा कहते हैं। जैसे जलकुंभी, जलकुंभी,
हाइड्रीला, शैवाल। बहुत सारे पौधे हैं जो जल में उगते हैं, नहीं जल के अंदर होते हैं, जल के ऊपर होते हैं। सारे पौधे क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर लिखिए। दूसरा क्या है? मरुद्भिद पौधा। ऐसे पौधे जो मरुस्थल जगहों पर उगता है उसे मरुद्भिद पौधा कहते हैं। हाँ, जैसे नागफनी, नागफनी का पौधा आप लोग देखे होंगे। जैसे नागफनी लिखे, एकेशिया, एकेशिया, यूफॉर्बिया, 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 अर्जेमोन, अर्जेमोन, ये सब जो है मरुस्थल जगहों पर उगने वाला पौधा है। और तीसरा है मीजोफाइट, नहीं, हाँ तो मीजोफाइट लिखेंगे। ऐसे पौधे जो न तो अधिक जलीय वातावरण, न तो अधिक जलीय वातावरण और न ही अधिक शुष्क वातावरण में उगते हैं, उसे समोद्भिद पौधा कहा जाता है। जैसे में आम, इमली, कटहल, अमरूद इत्यादि, ये सब जो है तो क्या है? शीशम, शीशम, सागवान, ये सब जो है तो कैसा पौधा है? समोद्भिद पौधा है। जो अधिक न जल सहन कर सकता है, न तो अधिक ताप सहन कर सकता है। अधिक ताप होगा सूख जाएगा, अधिक जल होगा सूख जाएगा ना, समोद्भिद पौधा। देखिए यहाँ पर हम तीन प्रकार के यहाँ पर पौधे आपको बताए हैं, तीन कॉलम में। यहाँ पर जलोद्भिद है, ये मरुद्भिद है और ये समुद्भिद पौधा। अब तीनों में अंतर बताइए। हाइड्रीला पौधा है, नागफनी का पौधा है, आम का पौधा है। तीनों में एक एक अंतर आप लोग बता सकते हैं। देखो हाइड्रीला पौधा जो होता है ये पानी के अंदर होती है। ये जो होता है वह क्या होता है? मरुस्थलीय जगह पर, बलुई जगह पर होता है। और ये मिट्टी पर होता है जहाँ पर न अधिक तापमान होता है, न अधिक पानी होता है। इससे पानी को अधिक सहन करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें पानी की कमी सहन करने की क्षमता होती है, ये तो पानी में रहता ही है। अब देखिए इसमें कुछ विशेषताएं होती है, वो मैं आप लोगों को लिखाता हूँ। एक टॉपिक बनाएंगे आप लोग, मरुस्थल जगहों पर पाए जाने वाले पौधे की विशेषताएं। क्वेश्चन लिख लिए? चलिए पहला विशेषता लिखिए। मरुस्थल पौधे की जड़ें अधिक लंबी होती है। मरुस्थल पौधे की जड़ें अधिक लंबी होती है और अधिक गहराई तक जाती है। नंबर दूसरा लिखेंगे, इसके तने जल संचय करने के लिए मांसल और मोटे होते हैं। नंबर तीसरा लिखेंगे, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए इसके पत्ती पर क्यूटिकल की एक परत होती है। क्यूटिकल की एक परत होती है। इसके पत्ती पर क्यूटिकल की एक परत होती है। नेक्स्ट, इसके पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इसके पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है।
नेक्स्ट, इसके पत्तियां छोटे छोटे पत्तियों में बट जाती है। नेक्स्ट, इसके पत्तियों में रंध्र कम मात्रा में पाए जाते हैं या इसके रंध्र धंसे होते हैं। ये था आपको मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की विशेषता। एक और चीज पढ़िए, एलेन के नियम, एलेन्स लॉ, एलेन के नियम। हाँ, देखो एलेन के नियम के अनुसार, एलेन के नियम के अनुसार, तो एलेन के नियम के अनुसार ठंडे जगहों पर पाए जाने वाले जीव जंतु के कान और पैर छोटे छोटे होते हैं, जिससे इससे उष्मा की हानि कम होती है। यही एलेन के नियम है। एलेन के नियम फिर कहता है कि समुद्री इलाकों में, समुद्र में या ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु के त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, जिससे उष्मा की वह उष्मा रोधी बनाए रखती है। समझे? जिससे उसको ठंडा में रहेगा तो उष्मा की हानि कम होगा, तब ना उसको देह में जो है सो गर्मी आएगी। यही जो है सो एलेन के नियम है। समझे? अब आपका ये चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आज खत्म हो गया है। अगला दिन आपको हम बताएंगे इकोसिस्टम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझा? उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर पूछा जाता है, इसीलिए अगला दिन अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।